नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी भारतीय कला और संस्कृति की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कला और संस्कृति के बारे में। इससे पहले हम एक लेक्चर उसका ले चुके हैं, जिसमें हमने देखा था प्रागैतिहासिक कालीन कला और संस्कृति के बारे में, है ना। तो आज का लेक्चर जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में होने वाला है कि उसकी कला और संस्कृति किस प्रकार की हुआ करती थी। कला मतलब कला में क्या क्या है, सॉरी, संस्कृति में क्या क्या आता है। संस्कृति में क्या आएगा, वहाँ की बोली, भाषा, लिपि, वहाँ का खान पान, वेशभूषा, आभूषण, ये किस प्रकार से था, ये सब किसका हिस्सा है, ये सब संस्कृति का हिस्सा है ना। तो उन्हीं के बारे में हम जानेंगे आज के इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये है, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। ये आप एक बार इन पे नज़र डाल लीजिए, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है। यह है दायमाबाद, सबसे दक्षिण में है ना। फिर है ये भगतराव, लोथल, रोजडी, रंगपुर, सुरकोटरा, आमरी, है ना, मोहनजोदड़ो, या इधर ऊपर की तरफ हड़प्पा है ना। ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। आलमगीरपुर, भगवानपुरा, ये सारे के सारे इसके स्थल है। एक बार आप इसको पीडीएफ में जूम करके आराम से देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये स्थलों के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है कि यूपीएससी क्या करेगी, 4 स्थल आपको दे देगी और पूछ लेगी कि इनमें से कौन सा सिंधु घाटी से सभ्यता से जुड़ा हुआ है। यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ चुकी है ऑलरेडी। आपको फिर मौर्य कालीन वगैरह ऐसे ऐसे दे देंगी और उसमें से आपको फिर पूछ लिया जाएगा। आज का लेक्चर शुरू करें उससे पहले देखिए, पिछला लेक्चर जो हमने लिया था उससे संबंधित यूपीएससी ने 2015 में मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया था। प्री में तो आप छोड़िए, मेंस में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था कि भारत की मेसोलिथिक रॉक कट वास्तुकला न केवल उस समय के सांस्कृतिक जीवन को दर्शाती है, बल्कि आधुनिक चित्रकला की तुलना में एक बेहतरीन सौंदर्य बोध को दर्शाती है। इस टिप्पणी का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का मतलब है कि आपको इसके पक्ष में और विपक्ष में, दोनों में तर्क के पक्ष में तर्क देना है ना। फिर आपको एक पक्ष रखना अपना कि हाँ, कि ये अगर आप सहमत हो इस बात से कि भाई वो हाँ इससे बेहतर थी, तो फिर आप बताओगे हाँ देखिए इन चीज़ों की वजह से बेहतर थी। फिर आप बताओगे कि नहीं, इन चीज़ों में तो देखिए आज की बेहतर है, तो फिर आप बताओगे इन चीज़ों में बेहतर है ना। तो फिर लास्ट में आप अपना कंक्लूजन बताओगे कि देखिए इस प्रकार से वो बेहतर हुआ करती थी। आप जो भी कंक्लूजन दर्शाना चाहो, तो मेरा तो कंक्लूजन यही होगा कि आज जो मतलब मॉडर्न है उससे तो बढ़िया ही हुआ करती थी। तो कुछ तो पॉइंट्स इसके जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें से बन जाएंगे मोटे मोटे। तो कुछ पॉइंट्स जो है ना, ये आलोचनात्मक मूल्यांकन करने वाला, ये जब हम पूरी चित्रकला पढ़ेंगे आधुनिक काल तक की, तब आप इसका जवाब ठीक से दे पाओगे। क्यों दे पाओगे? क्योंकि इंटरकनेक्टेड जो आंसर आप तभी लिख पाओगे उसका, क्योंकि आपको अगर कंपैरिजन करना है किसी से, अब आप आधुनिक काल के अगर चित्रकला से कंपैरिजन कर रहे हो, तो आधुनिक काल की चित्रकला के बारे में तो आपको पता होना चाहिए ना कि आज का आधुनिक काल की चित्रकला के ये उदाहरण है। तभी तो आप उसका कंपैरिजन करके फिर बता पाओगे कि हाँ ये ज़्यादा बढ़िया थी कि नहीं थी, है ना। तो फिर भी उसके मोटे मोटे पॉइंट्स आप तो मिल ही जाते हैं। जैसे ये वाला है, यहाँ तक का सेंटेंस है, उस समय के सांस्कृतिक जीवन को दर्शाती है। इसमें तो आपको 2-4 पॉइंट्स पहले लिखने ही पड़ेंगे ना कि भाई वहाँ पर देखो युद्ध के साथ में नृत्य करते हुए, खाना बनाते हुए, बच्चे खेलते हुए, इस प्रकार के वहाँ पर दृश्य हैं। और ये क्या है, दर्शाता है, ये सांस्कृतिक वहाँ की जो स्थिति हुआ करती थी, इसी को तो दर्शाता है कि साथ में शिकार कर रहे हैं, खेलते हुए, संगीत में नाचते हुए एक साथ, है ना, ये आग जलाकर उसके आसपास खुशी मनाते हुए। ये सब जो दृश्य है वो क्या दिखाते हैं उस काल के। और वो आधुनिक काल की तुलना में अगर आप मोटा मोटी देखें तो क्यों बेहतर हुआ करती थी उस काल की चित्रकला? क्योंकि उसमें प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों का ज़्यादा क्या था, प्रकृति से जुड़ी चीज़ों का ज़्यादा चित्रण हुआ था उसमें। समाज से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीज़ों का, है ना, उसका था। आज के में आधुनिकता ज़्यादा आ गई है ना। मतलब आप कह सकते हो कि उस काल में प्रकृति से संबंधित चीज़ों का था। आज भौतिकवादी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ों का चित्रण ज़्यादा किया जाता है ना। बड़े बड़े शहर इस प्रकार से, है ना। उस टाइम पे क्या था, बच्चे खेल रहे हैं, शिकार करने जा रहे हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों का था। इस प्रकार से बेहतर भी है। बाकी तो जब हम पूरा इसे देखेंगे तो और एक बहुत बढ़िया सा आंसर लिख पाएंगे। तो चलिए फिर आज का शुरू कर लेते हैं। आपको तो 2 मिनट में लो, रिवाइज करवा देता हूँ आपको। हमने देखा था प्रागैतिहासिक कालीन। प्रागैतिहासिक कालीन का मतलब होता है कि जब जिस काल का हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला हो, और नहीं मिला तो फिर वो पढ़ा भी नहीं गया हो, ठीक है। फिर उसमें क्या है, हमने देखा था कि प्रागैतिहासिक कालीन में क्या था। एक तो उत्तराखंड में देखे अगर, सबसे पहले तो लखुड़ियार, ये स्थल आपको याद रखना है। लखुड़ियार जो है वो उत्तराखंड में,
वहाँ पर हमें दृश्य मिले हैं उसके रॉकेट जो शैल चित्र हैं उसके। फिर हम नीचे आ जाते हैं भीमबेटका, है ना, वाकणकर साहब जो है उन्होंने इसकी खोज की है, तो भीमबेटका है मध्य प्रदेश में। फिर अगर हम दक्षिण में चलें तो दक्षिण में कौन कौन से आ जाते हैं, दक्षिण में आपका आ जाएगा एक तो हाँ, तो दक्षिण भारत में हमने देखा था कि कुफगल्लू है। कुफगल्लू का क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसे पुरुष का चित्र दिखाया गया जो कामोत्तेजक है और वो क्या कर रहा है, कुछ स्त्रियों को भगा कर ले जाता हुआ दिखाया जा रहा है कुफगल्लू का, है ना। टेकलकोटा हमने देखा था। इस प्रकार से दक्षिण भारत के कुछ हमने महत्वपूर्ण जो स्थल थे वो देखे थे। तो इन सब जो स्थल हैं इनका नाम आपको याद रखना है कि ये किससे जुड़े हुए हैं, प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से। और इसमें दृश्य किसके हुआ करते थे, शिकार के, घोड़े पर बैठ के, हाथी पे बैठ कर, है ना, नाचते हुए, खेलते हुए, बच्चों का खाना बनाते हुए, संगीत उसका, ये सब चीज़ों के दृश्य उसमें हुआ करते थे। तो चलिए फिर आज हम शुरू कर लेते हैं सिंधु घाटी की कलाओं के बारे में। हमने ऑलरेडी आपको बताया कि बेस हम रखेंगे एनसीईआरटी, बाकी और कुछ ऐड करना हो तो हम स्टैंडर्ड बुक जो है नितिन सिंघानिया वगैरह की बुक है उससे ऐड कर लेंगे, पर इस वाले चैप्टर में मुझे नहीं लग रहा कुछ ऐड करना, बल्कि उससे ज़्यादा इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कब हुआ था, तो हमने जब इतिहास पढ़ा था तब देखा था 2350 से 1750 ईस्वी ईसा पूर्व का जो काल है ना, वो एक मान्य काल है कि हाँ इस काल तक ये सिंधु घाटी सभ्यता रही होगी। और उस काल के हमें क्या क्या मिले भाई, प्रतिमाएं हमें मिली हैं, मुहरें मिली हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन जिन्हें मृदभांड कहते हैं वो मिले हैं, आभूषण हमें मिले हैं, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ भी हमें प्राप्त हुई है वहाँ से। तो इस प्रकार की अनेक चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में हम एक एक करके आज के लेक्चर में जानने वाले हैं। अब ये सब चीज़ें जो बनी हुई है तो वो उन सब की क्या कल्पनात्मक शक्ति जो है वो दिखाती है, कलात्मक सूझबूझ उनकी दिखाती है कि कितनी कलात्मक रूप से कितने उत्कृष्ट हुआ करते थे। लॉस्ट वैक्स तकनीक उस काल में उन्होंने विकसित कर ली थी मूर्तिकला बनाने की, है ना, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। उन्होंने पशुओं की, मनुष्यों की, अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ बनाई हैं। अब एक एक करके आपको मैं फोटो तक दिखाऊंगा इसमें आगे, है ना। और मण मूर्तियाँ जो हुआ करती थी, मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ हुआ करती थी, उनको भी उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। साथ साथ कांसे की मूर्तियाँ उन्होंने ढालना शुरू कर दिया था। पत्थर की उन्होंने मूर्तियाँ जो है वो बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि दो प्रमुख स्थल हुआ करते थे, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। ये दो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हुआ करते थे। ये दोनों आज के पाकिस्तान में पड़ते हैं। मोहनजोदड़ो उत्तर में पड़ता है, हड़प्पा उत्तर में पड़ता है और मोहनजोदड़ो दक्षिण में पड़ता है। सिंधु नदी के किनारे ये लोग ये जो है शहर पड़ते हैं। तो अब ये तो थे ही थे, बाकी और सारे सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थल जो थे ना, लोथल हो गया, है ना, बनावली हो गया, कालीबंगा हो गया, सब में वहाँ पर ये इस प्रकार के हमें जो है कलात्मक वहाँ के साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं। वहाँ पर मकान मिले हैं, बाजार, भंडार गृह, जैसे अन्नागार हमने देखा था, है ना, स्नानागार वहाँ पर देखा था, सार्वजनिक। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पर हमें साक्ष्य वहाँ पर मिले हैं, ठीक है। अगर हम वहाँ पर देखें तो लोथल और धोलावीरा हो गया जो कि आज के गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में है। भारत का अगर सबसे बड़ा कोई स्थल है तो वो राखीगढ़ी है, हरियाणा में है जो, है ना। तो ये हमें मिला है वहाँ पर। फिर पत्थर की मूर्तियों में अगर हम आ जाएँ तो पत्थर की मूर्तियों एक तो मिट्टी की मूर्तियाँ बनी हैं और एक है पत्थर की मूर्तियाँ। तो पत्थर की जो मूर्तियाँ हैं वो सर्वोत्कृष्ट नमूने हैं। जो मिट्टी के नमूने जो हमें मूर्तियाँ मिली हैं वो थोड़ी उतनी आप उत्कृष्ट नहीं है, थोड़ी भद्दी सी आप कह सकते हैं। भद्दे शब्द का इस्तेमाल आप नहीं मत कीजिएगा, पर उतनी उत्कृष्ट नहीं है, आप ये लिख सकते हो जितनी इसकी पत्थर की जो मूर्तियाँ हैं। जैसे पत्थर की मण मूर्ति में एक तो ये पुजारी की मूर्ति हमें पाई गई है, एक और पाई गई है लाल पत्थर से बनी हुई है, एक मूर्ति पाई गई है जिसका पेट निकला हुआ है आगे, है ना, वो एक मूर्ति पाई गई है। और हालांकि ये ज़्यादा हमें नहीं पाई गई है, फिर भी ज़्यादातर तो जो मिट्टी की है वही पाई गई है, पर ये उच्च कोटि की है ना। जैसे कि आप इस ब्राह्मण की मूर्ति की दाढ़ी वाले पुजारी इसको कहा जाता है, पुजारी की मूर्ति को आप देख सकते हैं। तो वो त्रिआयामी मूर्तियाँ बनाने में उस काल में विकसित एक आप कह दो कि सफल हो गए थे। त्रिआयामी मूर्तियाँ बनाने, त्रिआयामी मतलब जिसमें ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई तीनों आयाम दिखते हैं, वो त्रिआयामी है, 3D आप कह सकते हो जैसे, है ना। तो उसमें दो मूर्तियाँ हमें मुख्य पाई गई है। एक तो कौन सी मूर्ति है, एक तो मूर्ति ये रही दाढ़ी वाले इसकी, और एक है लाल चूना पत्थर की बनी हुई है, एक पुरुष धड़ की मूर्ति है। उसमें हाथ और हाथों के लिए सॉकेट बने हुए हैं और उसका पेट थोड़ा निकला हुआ है ना। तो इस प्रकार की एक मूर्ति है। वो बेचारा जिम नहीं जाता होगा इसलिए उसकी जो है कि उसका पेट निकला हुआ है, बाहर का ज़्यादा खाता होगा इसलिए वो उसका पेट निकला हुआ है, चाउमीन वगैरह, मोमोज वगैरह खाता होगा ज़्यादा।
अब ये जो दाढ़ी वाला ये पुजारी की हमें मूर्ति मिली है, उसके बारे में आप अगर छोटी छोटी ये इसके बारे में अगर आप ऑब्जर्व करो छोटी छोटी चीज़ें, तो आपको पता लगेगा कि देखिए, एक तो इसने शॉल ओढ़ रखी है और शॉल पर देखिए इस प्रकार से फूल बने हुए हैं, है ना। और ये शॉल देखिए आज भी इसी प्रकार से ओढ़ी जाती है। अमिताभ बच्चन को कभी आपने ओढ़ा हुआ देखा होगा तो आप देखना कि देखिए अपने बाएं कंधे के ऊपर से ले जाके दाएं कंधे के नीचे से दाएं कंधे के नीचे से इसने ये ओढ़ रखी है। और दाढ़ी की शैली आप देखिए इसकी, है ना, जो दाढ़ी बनाने की ये शैली है, ये आप देखिए, जैसे आज के ज़माने में नहीं ऐसे दाढ़ी बनवाने का फैशन है लोगों को, तो आप ये दाढ़ी की ये शैली देखिए, मतलब फैशन के प्रति सजग थे उस काल के लोग, कितने वो देखिए आपकी कितने आगे हुआ करते थे इस मामले में। कान देखिए इसके मूर्ति के बनाए हुए किस प्रकार से एकदम सीप के आकार में कान बनाए हुए, आँखें देखिए इसकी पूरी, है ना। इसके सर पे देखिए ये एक ताबीज़ सा बंधा हुआ है, पूरा एक ताबीज़ सा, है ना, पूरा सर पे बंधा हुआ है। और इसके मांग देखिए, बीच में मांग निकली हुई है इसकी, है ना। एक एक चीज़ अगर आप गौर से देखोगे तो इसकी मांग जो है ना बीच में निकली हुई है, तेरे नाम वाली मांग इसकी निकली हुई है, ठीक है। फिर आप देखिए दाढ़ी पूरी इसने बढ़ा रखी है ना, दाढ़ी मूछे गलमुछ जिसे कहते हैं वो। इसके हाथ में देखिए एक ताबीज़ बंधा हुआ आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ताबीज़ भी ये उस काल में अपने हाथ पे बांधे थे, मतलब सुंदरता वगैरह को लेकर भी ये खूब सजग उस काल में हुआ करता हो, है ना। नाक इसकी कितनी सुंदर है, आंखें देखिए इसकी आधी बंद हमें दिखाई दे रही है, होठ इसके आगे निकले हुए हैं, है ना, जिनकी बीच की रेखा हमें दिख रही है, शॉल ओढ़ा हुआ आदमी है ना। फिर दाढ़ी मूछे जो है वो हमें इसकी दिखाई दे रही है। कान सीप के जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कान है, उनके बीच में छेद भी है, मतलब कानों में कुछ पहनता भी होगा। और बालों के बीच की मांग इसने निकाल रखी है। और सिर के चारों एक फीता भी सिर पे इसने बांध रखा है ना। जो आज की अगर आप तुलना करें तो जैसे वो शेख लोग नहीं बांधते दुबई वगैरह के, थोड़ा सा सर के ऊपर डालते हैं, वैसा सा कुछ इसने बांध रखा है। दाहिनी भुजा पर एक बाजूबंद भी इसने बांध रखा है। और गर्दन के चारों ओर उसके छोटे छोटे छेद भी हैं, गर्दन के चारों ओर इधर छोटे छोटे छेद हैं ऐसे। इसका मतलब है कि इसने कुछ हार वगैरह जो है वो गर्दन में पहन रखा। तो इतनी उत्कृष्टता से देखिए आप उस काल में मूर्तियाँ बनाना शुरू हो गई थी। फिर देखा जाए तो एक जो मैंने आपको बता दी मूर्तियों में 2 पत्थर की मूर्ति हमें पाई गई, एक दाढ़ी वाली पुजारी की मूर्ति और एक है धड़ की मूर्ति पाई गई है, लाल चूना पत्थर से बनी हुई, जिसका पेट थोड़ा सा निकला हुआ है। इतना आप अगर एग्जाम में तो आप बता सकते हो। फिर कांसे की ढलाई उस काल में होने लगी थी। कांसा क्या, तांबा प्लस टिन। कांसा कैसे बनता है, अगर तांबे में टिन मिला दिया जाए तो कांसा बन जाता है। तो कांसे की मूर्तियाँ उस काल में हमें मिलने लगी थी। तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और हालांकि कांसे की जो मूर्तियाँ वगैरह हैं वो हमें ज़्यादा प्राप्त नहीं हुई है, ज़्यादा तो पत्थर या मिट्टी की मूर्तियाँ, टेराकोटा की मूर्तियाँ जिसे कहते हैं वही हमें प्राप्त हुई है। पर इससे इस बात का तो पता लगता है कि वो लोग कांसे की ढलाई करने में, यानी तांबा और टिन मिला के कांसा बनेगा, ये उनको पता, इसका बात का ज्ञान है। वैज्ञानिक अगर आप पूछे कि साइंस कितनी, अगर साइंस का कंपैरिजन कराने के लिए एग्जाम में पूछ ले कभी कि प्राचीन काल से ही साइंस में हम आगे रहे हैं, तो देखो ये साइंस में प्राचीन काल से इसलिए आगे रहे हैं हम, है ना। इसमें क्या था, लॉस्ट वैक्स तकनीक जो होती थी उसके सहायता से बनाया जाता था। लॉस्ट वैक्स तकनीक में क्या होता था, पहले क्या कर लेते थे, मोम का एक पुतला ये बना लेते थे कि जिस प्रकार की इन्हें मूर्ति बनानी है। फिर उस मोम के पुतले पर गीली मिट्टी का पूरा आवरण चढ़ा देते थे। उसके बाद उसको गर्म करते थे। तो उस गर्म करने से क्या होता था, मोम तो पिघल जाती थी और मिट्टी पक जाती थी, समझ रहे आप। फिर उसमें एक छेद करते थे और उस छेद से वो मोम पिघली हुई बाहर निकाल लेते थे और उसी छेद से पिघला हुआ कांसा उसके अंदर डाल दिया करते थे। फिर जब वो एकदम ठंडे हो जाती, सूख जाती वो कांसा वगैरह सब, तो उस मिट्टी को तोड़कर और अंदर की मूर्ति निकाल लिया करते थे। फिर उस पर पॉलिश वॉलिश करके का शानदार मूर्ति बना दिया करते थे वो। तो इस प्रकार की साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस काल में सिंधु घाटी सभ्यता में हमने विकसित कर ली थी। तो साइंस में हम देखिए पहले से ही आगे रहे हैं, है ना। तो ये नमूना है। इसमें हमें एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। नर्तकी की मूर्ति जो है हमें इसमें पाई गई मिली है, वो त्रिभंगासन में खड़ी है। देखिए इस प्रकार से ये नर्तकी की मूर्ति सर्वोत्कृष्ट नमूना है। किस प्रकार से देखिए, इन्होंने भी बाजू में कुछ पहन रखा है और अर्धनग्न अवस्था में ये खड़ी हैं। और इसमें देखिए कोड़ियों से बना हुआ हार गले में डाल रखा है और बड़ी शांत धीर गंभीर मुद्रा में खड़ी हुई हैं। और एक हाथ अपना देखिए जांग पे इसने रखा हुआ है और इसके जो बाल हैं वो सिर के पीछे इसने बांध रखे हैं। इसका रंग सांवला है, ठीक है। और चूड़ियाँ इसने पहन रखी है। देखिए ये चूड़ियाँ आपको दिख रही होगी, आज भी अगर बंजारे वगैरह देखे जाए राजस्थान वगैरह में तो इस प्रकार की चूड़ियाँ है ना पूरे हाथ पर वो पहनते हैं, है ना।
और ये परंपरागत जो अपनी नृत्य मुद्रा होती है ना, त्रिभंगासन मुद्रा जिसे कहते हैं, उसके वो जो है इसने धारण कर रखी है और बड़ी शारीरिक ऊर्जा से ओतप्रोत हमें नजर आती है। तो ये है नर्तकी की मूर्ति। कांस्य की सर्वोत्कृष्ट मूर्ति हमें पाई गई है, हमें मिली है कि कहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता है। कौन सी तकनीक से बनी है, तो लॉस्ट वैक्स तकनीक है ना, इस प्रकार से बनी हुई हमें पाई गई है। हालांकि और भी मूर्तियां हमें पाई गई हैं, जैसे एक भैंस की मूर्ति हमें पाई गई है ना, भैंस और बकरी की मूर्ति भी, अभी भैंस की मूर्ति भी मैं आपको दिखाऊंगा, भैंस की मूर्ति भी हमें मिली है। और उसके बाद में हमें और क्या है, कुत्ता, तांबे की कुत्ते की मूर्ति, पक्षी, और कालीबंगा में सांड की कांस्य मूर्ति भी हमें मिली है। इस प्रकार से बहुत सारी कांस्य मूर्तियां हमें मिली है, परंतु जो सर्वोत्कृष्ट मूर्ति मिली है वो किसकी मिली है, नर्तकी की मूर्ति हमें मिली है। और ये देखिए किस प्रकार से एक मिट्टी की बनी हुई मूर्ति भी हमें मिली है। हालांकि उतनी सुंदर ये नहीं है, पर मिट्टी से भी वो मूर्तियाँ उस काल में बनाया करते थे। अगर मूर्ति कला के बारे में लिखना हो तो हम इस प्रकार से लिख देंगे। तो पत्थर की मूर्तियों के बारे में हमने देख लिया, कांस्य की मूर्तियों के बारे में देख लिया। और कांस्य की मूर्तियों में अगर एग्जाम्पल देना हो तो एक तो नर्तकी की मूर्ति का एक एग्जाम्पल देना है ना, जो त्रिभंगासन मुद्रा में खड़ी है, धीर गंभीर भाव में वो खड़ी हैं, कोड़ियों का हार पहन रखा है। एग्जैक्टली मतलब स्पेसिफिकली अगर पूछ ले कि कांस्य की नृत्य की मूर्ति के बारे में बताओ, तो आप ये सारी बातें उसके बारे में लिख देना है ना। कोड़ियों का हार पहन रखा है, बाल उसके पीछे बंधे हुए हैं, हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी है, एक हाथ जांघ पर रखा हुआ है, धीर गंभीर मुद्रा में वो खड़ी हुई हैं, इस प्रकार से आप बता देना। अब हमने देख लिया किस किस की मूर्ति, हमने देख लिया है पत्थर की मूर्ति, हमने देख लिया कांसे की मूर्ति। अब देख लेते हैं टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है, जब ये पकी मिट्टी की जो चीज़ें बनाई जाती है उससे ही टेराकोटा कहा जाता है। तो मण मूर्तियाँ भी, ये टेराकोटा भी जो है, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ज़्यादा पाई गई है और सबसे ज़्यादा तो यही पाई गई हैं, ठीक है ना। हालांकि ये उतनी बढ़िया नहीं है जितनी पत्थर और कांसे की मूर्तियाँ हमें मिली है, उतनी सुंदर मूर्तियाँ नहीं है। और सबसे ज़्यादा इसमें हमें पाई जाने वाली मृण मूर्तियाँ हैं वो मातृ देवी की मूर्तियाँ हैं, है ना। इस प्रकार से मातृ देवी की मूर्तियाँ हैं ना, वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में ज़्यादा मिली है। मातृ देवी की मूर्तियाँ आगे और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा मूर्तियों के बारे में। और मातृ देवी की मूर्ति में क्या है, आप तो अभी इसी को माता देवी की मूर्ति आप मान लीजिए, ये इस प्रकार से माता देवी की मूर्ति है। इसके सिर पर देखिए माता देवी की मूर्ति अगर आपको दिखी होगी तो सिर पर उसका एक पूरा हेडगियर जैसा पहन रखा है, कि आप कह सकते हो कि मुकुट जैसा उसने धारण कर रखा है। हालांकि उन्नत वक्ष स्थल है, पर इतना वो सुंदर वो मूर्ति नज़र नहीं आती है जितनी कि कांस्य और पत्थर की मूर्तियाँ हमें मिलती है। एक मिनट में पानी पी लूँ, है ना। कालीबंगा और लोथल में भी नारी की मूर्तियाँ पाई गई हैं, नारी है ना, यानी महिलाओं की मूर्तियाँ पाई गई है। वो मूर्तियाँ जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो माता देवी की मूर्तियाँ पाई गई ना, उनसे अलग है। हालांकि ये जो कालीबंगा और लोथल में पाई गई है वो वाली मिट्टी की मूर्तियों में देखिए कुछ तो दाढ़ी मूंछ वाले पुरुषों की भी मूर्तियाँ हमें पाई गई है, छोटी छोटी, जिनके बाल गुथे हुए बाल हैं उनके, और एकदम सीधे खड़े लोग हैं, एकदम सीधे खड़े हैं। कुछ मूर्तियाँ ऐसे पाई गई है, उनका चित्र हमारे पास नहीं है, पर आप समझ लीजिए कि एकदम सीधा खड़ा है, सावधान की पोजीशन में। ऐसे कुछ मूर्तियाँ हमें मिली हैं, टांगे उन्हें चौड़ी थोड़ी कर रखी है, भुजाएं जो है शरीर के समानांतर एकदम सीधा खड़ा है, सावधान की पोजीशन में, नहीं कमांडो खड़ा होता उस प्रकार से, है ना। ऐसी मुद्राएं जो है, इस प्रकार की मुद्राएं जो बार बार मूर्तियों में देखी गई है। ये एकदम सावधान की पोजीशन में खड़ा हो गया इस प्रकार से, है ना। फिर एक सिंह वाले देवता का मिट्टी का मुखौटा भी हमें मिला है, कोई एक सिंह वाला देवता है उसका भी मिला है। और मिट्टी की हमें पहिएदार गाड़ियाँ भी मिली है, देखिए इस प्रकार से, है ना। और भी मिली है, बैलगाड़ियाँ वगैरह भी हमें वहाँ पर देखने को मिली है ना। पहिएदार गाड़ियाँ, छकड़े, सीटियाँ भी मिली है, जो सीटी बजाते हैं ना, वैसा पशु पक्षियों की आकृतियाँ भी हमने देखने को मिलती है। इस प्रकार से देखिए आप, है ना, ये देखिए खेलने के पासे मिले हैं हमें, गिट्टियाँ वगैरह होती है। इस प्रकार से अनेक चीज़ें टेराकोटा की भी मिली हुई बनी हुई हमें प्राप्त होती है सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग स्थलों से, है ना। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की कलाओं के बारे में आपको लिखने को आए तो आप सब लिखिएगा कि मूर्तियों में कांसे की होगी, पत्थर की होगी, टेराकोटा की होगी। अब आ जाते हैं मुद्राओं के बारे में, है ना। मुद्राओं में हमें क्या क्या मुद्राएं या मुहरे, मुद्राएं का मतलब यहाँ पर सिक्का वाली मुद्राएं नहीं है, यहाँ पर मुहरे हैं, है ना। मुहरे हमें पाई गई है, आयताकार पाई गई है, वर्गाकार पाई गई है। इस प्रकार की मुद्राएं जो है हमें देखने को वहाँ पर मिली हैं, मुद्राएं या मुहरे। यह आमतौर पर किसकी, सेलखड़ी या गोमेद पत्थर की कभी कभी मिलती है। सेलखड़ी क्या होता है, सेलखड़ी पत्थर होता है, मुलायम पत्थर होता है, ताकि उस पर कार्विंग जो है वो आसानी से कर पाते हैं, इसलिए मुलायम पत्थर है, इसलिए सेलखड़ी के पत्थर का इस्तेमाल ये क्या करते थे। गोमेद पत्थर, चकमक पत्थर,
तांबा की, कांसा की और मिट्टी की भी बनाई गई पाई गई है ना। मिट्टी मतलब टेराकोटा की बनी हुई हमें यहाँ पर मोहरें भी मिली हैं। तो मोहरे के बारे में लिखना हो तो सेलखड़ी की मिली है हमें, चकमक पत्थर की, गोमेद पत्थर की। गोमेद पत्थर ये जो है नदियों में मिलते हैं, गोमेद पत्थर वगैरह ये बड़े महंगे पत्थर होते हैं। फिर तांबा, कांसा, इस प्रकार से भी हमें वहाँ पर मुद्राएं या जो मोहरें हैं वो देखने को मिली है। और मुद्राओं या मोहरों पर देखिए एक सींग वाले सांड के बारे में, एक सींग वाला जो जीव है वहाँ पर यूनिकॉर्न जिसे कहते हैं वो दर्शाया गया है, गेंडा दर्शाया गया है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको आगे। बाघ दिखाया गया है, हाथी दिखाया गया है, जंगली भैंसा, बकरा, सब चीज़ें देखिए दिखाई गई है। ये देखिए ये है यूनिकॉर्न, है ना, एक सींग वाला ये जानवर, इसकी पता नहीं लग पाया कि ये है क्या अब तक। और इस पर देखिए कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ये चित्राक्षर लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है ना वो चित्राक्षर लिपि है। जिस प्रकार से आज के काल में समय में अगर हम देखें तो चीन और जापान की जो लिपि है ना उस प्रकार की लिपि उसकी पाई गई है। तो जंगली भैंसा, बकरा, इस प्रकार से हाथी, गेंडा, बाघ, सांड, इस प्रकार से अनेक पशुओं की मूर्तियाँ हमें उसमें देखने को मिलती है। और बड़ी अच्छी सुंदर मूर्तियाँ, देखिए आप ये यूनिकॉर्न की मूर्ति कितनी सुंदर मूर्ति है ये। तो अच्छे खासे सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हमें देखने को इन मोहरों पे हमें मिलती है, आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। फिर इन मुद्राओं को देखकर तो हमें यही लगता है कि ये इनका उद्देश्य क्या हो सकता है, कोई वाणिज्यिक इनका उद्देश्य रहा होगा कि भाई व्यापार करने में ये काम आती होगी। या ऐसा भी हो सकता है कि ये देखिए ये मुद्राएं, जैसे कोई पैकेट आज हम पैक कर दिया, डिब्बा पैक कर दिया और उसके ऊपर ये मोहर लगा दी। अब ये मोहर अगर सही सलामत पहुंच गई, सही सलामत मिली अगले बंदे को जिसको हमने भेजा है, तो मान लो कि हमारा सामान जो है वो अनछुआ है और सही सेफ है। और अगर ये मोहर टूटी हुई मिली, इसका मतलब क्या है कि ये मोहर, ये सामान जो है छेड़ा गया है बीच में। तो इस प्रकार से देखो, अगर आप इसे निजता से भी जोड़ना चाहो, अगर आप और थोड़ा इनोवेटिव सोच सको तो इसे अगर आप निजता से जोड़ना चाहो तो निजता से भी जोड़ सकते हो। कि देखिए इन्होंने निजता का कितना ख्याल रखा होगा इस बात से कि सामान जब भेजा जाता था तो उसमें मोहर लगा दी जाती थी मिट्टी की, है ना, टेराकोटा की मिट्टी की उस पर मोहर लगा दी जाती थी ताकि ये सामान अगले बंदे तक सेफ पहुंच सके। जो जिसका सामान है उससे बीच में कोई छेड़ेगा ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार से फिर ये वो मुद्राएं जो ये होती थी ना, इन मुद्राओं का कभी कभी बाजूबंद के तौर पर भी लोग इस्तेमाल कर लिया करते थे। बाजूबंद के तौर पर कैसे, इस प्रकार से आपने देखा होगा कि वो हाथ पे बांधने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो दाढ़ी वाले जो पुजारी है उनकी मूर्ति में मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार से तांबे कांसे की ये होती थी और वो एकदम आयताकार रूप में इसका से बनी हुई, और उनको फिर ये हाथ पे बांध लिया करते थे सुंदर दिखने के लिए, फैशन के तौर पर, है ना। आज भी लोग ब्रेसलेट वगैरह पहनते हैं उसी प्रकार से। फिर ऐसा भी माना जा सकता है कि जैसे ये बाजूबंद के तौर पर बांधी गई ये मुद्रा है, ये जैसे कि आज के आधार कार्ड के जैसे काम करता होगा, आईडी के तौर पर कि भाई जिसने ये बांध रखी है ये फलाने शहर का होगा और इसे शहर में आने की अनुमति है या इस पर टैक्स नहीं लगेगा, जो भी है वो सब ये एक तरीके से पहचान पत्र के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती है ये, है ना। और ये देखिए हमें वर्गाकार प्रकार की पट्टियाँ वहाँ पर पाई गई है 2 बाई 2 इंच की, है ना, 2 बाई 2 इंच की हमें वर्गाकार वहाँ पर पट्टियाँ मिली है, मानक मुद्रा मिली है हमें वहाँ पर, जिनका इस्तेमाल जो है वो आमतौर पर किसकी बनी है, सेलखड़ी की बनी हुई पाई गई है। और हर मुद्रा में एक चित्राक्षर लिपि खुदी हुई है। चित्राक्षर लिपि मतलब इस प्रकार की लिपि, देखिए ये देखिए कुछ चित्र बने हुए हैं, हर चित्र का कोई ना कोई मतलब है यहाँ पर, है ना। हाँ जी, फिर क्या है, अब तक ये देखिए इस चित्राक्षर लिपि को अब तक पढ़ा तो नहीं जा सका है सॉरी। कुछ मुद्राएं जो हमें मिली है ना, वो कुछ मुद्राएं में हाथी दांत की बनी हुई मिली है। यानी हमें देखिए कांसे की मिली है, तांबे की मिली है, पत्थर की मिली है ना, टेराकोटा की मिली है, सेलकड़ी के पत्थर की बनी मिली है, और कुछ तो हाथी दांत की बनी हुई भी मिली है। और मुद्रा पर जो डिजाइन होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कभी जानवर होते थे, जिनमें जानवरों में एक तो कुबड़दार सांड जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। हाथी, बाघ, बकरा, दैत्याकार जानवर होते थे, इस प्रकार के जानवरों का भी उसमें इस्तेमाल हुआ है। और कभी कभी तो पेड़ों और मानवों की आकृतियाँ भी उस पर पाई गई है, कुछ जो हमें मुद्राएं मिली हैं उन पर। तो सबसे ज़्यादा तो एक मुद्रा जो है वो है जिसे पशुपतिनाथ की मुद्रा भी हम कह सकते हैं। ये वाली मुद्रा, ये वाली जो मुद्रा है ना, ये सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है। ये देखिए ऊपर जो चित्र से बने हुए हैं, ये चित्राक्षर लिपि में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ये हमें समझ में आज तक आया नहीं, पर जो भी है ये लिखा हुआ है। ये देखिए मुद्रा पाई गई है, इसमें एक मानव बैठा है, इसने देखिए इस प्रकार से मुकुट धारण कर रखा है ना, त्रिशूल के टाइप का, और एकदम पद्मासन में ये बैठा हुआ है। इसमें देखिए यहाँ पर हिरन वगैरह हैं, यहाँ पर भैंसा, गेंडा, हाथी, बाघ, अलग अलग प्रकार के पशु जो है इसमें दिखाए गए हैं। तो देखिए कितनी उन्नत ये बनी हुई हमें ये मुद्रा मिली है ना।
कुछ लोग इसे देखिए ऐसा बताया गया है कि कुछ लोगों ने इसे पशुपतिनाथ की मुद्रा बता दी कि ये जो मूर्ति है ये पशुपतिनाथ की है, ये जो चित्र है वो पशुपति जो पशुओं के देवता होते हैं वो। इस प्रकार से देखिए आलती पालती मार के ये बैठा हुआ है ना। भैंसा दिखाया गया है, गेंडा दिखाया गया है, बाघ, हाथी सब इसमें दिखाए गए हैं। ये हिरन भी दिखाए गए हैं, 12 सिंगे जो हैं वो। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में से हमें पाई गई मोहरों के कुछ उदाहरण हमने देखी, है ना। फिर देखिए इन मूर्तियों को बनाया कैसा गया होगा भाई, नोकदार किसी छेनी वगैरह से लेके इनको काट काट कर थोड़ा सा धीरे धीरे मार मार के इनके ऊपर ये चित्र अंकित किए गए होंगे और किस प्रकार से बनाए गए होंगे। तो ये कितने उत्कृष्ट नमूने हुआ करते थे। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने मूर्तियाँ देख ली। मूर्तियों में कौन कौन सी देख ली, मूर्तियों में हमने देख ली कांसे की मूर्ति देख ली। कांसे की मूर्ति में कौन सी, नृत्य की मूर्ति। और एग्जाम्पल देना तो भैंसे की मूर्ति वगैरह, बकरी की, इस प्रकार से मूर्तियाँ और पाई गई है। मतलब नृत्य की मूर्ति है, इसका एग्जाम्पल तो आप देना ही देना। फिर हम देखें अगर पत्थर की मूर्तियाँ अगर हम देखें तो उसमें क्या है, हमें एक तो दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति और एक लाल चूने पत्थर से बनी हुई धड़ की मूर्ति, मानव धड़ की मूर्ति मिली हमें, तो जिसका पेट थोड़ा सा निकला हुआ है। मोमोज वगैरह ज़्यादा खाया करता था। फिर मृण मूर्तियाँ हमें मिली हैं, टेराकोटा की मूर्तियाँ। टेराकोटा की मूर्तियाँ तो हमें बहुत सारी मिली है, माता देवी की मूर्तियाँ उसमें मिली है ना। फिर अनेक प्रकार के जानवरों की उसकी आप कह सकते हो कि बैलगाड़ी की मूर्तियाँ मिली है, छोटे छोटे पशु पक्षियों की मूर्तियाँ मिली है, मानव की मूर्तियाँ मिली हैं, माता देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। इस प्रकार से मणि मूर्तियाँ मिली हैं हम लोगों को। फिर मोहरें प्राप्त हुई है, तो मोहरों में देखिए तांबे की, कांसे की, पत्थर की, चकमक पत्थर की, गोमेद की, इस प्रकार से हमें मिली है। सेलखड़ी की, हाथी दांत की बनी हुई, अलग अलग प्रकार की हमें वहाँ पर मुद्राएं या मोहरें भी प्राप्त हुई है। और एग्जाम्पल आपको देना है तो पशुपतिनाथ की मुद्रा का एग्जाम्पल आप तो देना, और एक जो यूनिकॉर्न वाली मुद्रा है उसका एग्जाम्पल देना, ठीक है। अब देख लेते हैं मृदभांड में। मृदभांड क्या होता है, मिट्टी से बने हुए जो भांड क्या होते हैं, भांडे, भांडे मतलब वेयर, है ना, जिसमें इस्तेमाल करते हैं। कुकिंग वेयर जैसा होता है ना, हाँ, तो कुकिंग वेयर तो वही है मृदभांड। मृदभांड मिट्टी से बने हुए भांड यानी बर्तन। तो ये इस मिट्टी के बने हुए बर्तन जो है हमें बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर मिले हैं। और वहाँ पर जो बर्तन हमें मिले हैं वो भी अलग अलग शैलियों में बने हुए अलग अलग तरीके के बर्तन जो है हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए आप ये मुद्राएं देख सकते हो अलग अलग प्रकार की। यहाँ पर देखिए किस प्रकार का जानवर है, अलग अलग। देखिए ये कुबड़दार सांड जो है इसकी मूर्ति हमें मिली है। ये मानव देखिए यहाँ पर खड़ा है, इसकी मूर्ति हमें मिली है। ये आलती पालती मार कर कुछ बैठा हुआ व्यक्ति है, इसकी मूर्ति हमें मिली। चित्राक्षर लिपि में कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए मानव कौन पता नहीं कौन सी पोजीशन में बैठा हुआ है। तो अलग अलग प्रकार की ये तांबे की पट्टियाँ हैं, इसकी मिली हुई, ये तांबे की बनी हुई है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बर्तन जो है वो किस प्रकार से बनाए गए। यहाँ पर बर्तन जो बनाए हुए मिले हैं वो कुम्हार के चाक पर बर्तन बनाए हुए हमें मिले हैं। कुम्हार के चाक की खोज तो देखिए प्रागैतिहासिक काल में ही हो जाती है ना। और इसमें देखिए कुछ बर्तन तो रंग किए हुए हैं और कुछ बर्तन जो है वो सादे बर्तन भी हैं, और सादे बर्तन जो है वो ज़्यादा है। अब देखिए गरीब लोग तो सादे बर्तन का इस्तेमाल करते होंगे, उस काल में भी तो गरीब अमीर तो होते ही होंगे। तो सादे बर्तन जो है वो गरीब लोग इस्तेमाल करते होंगे, और गरीब लोग तो ज़्यादा ही होते हैं, अमीर तो कुछ ही लोग होते हैं। इसलिए ज़्यादा हमें किस प्रकार के बर्तन मिले हैं, तो ज़्यादा इस प्रकार से हमें अनपॉलिश्ड बर्तन जो है वो सादे बर्तन हमें ज़्यादा मिले हैं, है ना। और लाल चिकनी मिट्टी के ये बने होते थे, जिन पर देखिए अलग अलग प्रकार के उन पर चित्र बनाए जाते थे। लाल है तो फिर उसे लाल रंग से रंग कर उस पर काले जो है उससे चित्र बनाए जाते थे, उस पर चित्रकारी वगैरह की जाती थी, है ना। काले रंगीन बर्तनों पर लाल रेत की एक सुंदर परत बनाकर चमकीले काले रंगों से फिर ज्यामितीय आकृतियाँ और कुछ पशुओं की डिजाइन भी उसमें बनाई जाती थी। इसमें आप देख सकते हैं, देखिए, है ना। आज भी अगर थोड़ा गांव से संबंधित है, आप ये मृदभांडों से संबंधित आज भी है, मटके वगैरह में पानी पीते हैं आप कभी, तो आपने देखा होगा कि आज भी जो है ना कोई मटका एकदम पूरा सिंपल नहीं होता, कुछ ना कुछ तो डिजाइन उस पर लाल और काले जो है उससे रंग से बनी ही होती है। तो अलग अलग प्रकार के जो है हमें ये बर्तन पाए गए हैं। देखिए ये छिद्रित बर्तन पाया गया है। ये छिद्रित बर्तन हो सकता है किसी पेय पदार्थ को छानने में काम आता हो, ये शराब टपकाने के काम में आता हो इनमें से, है ना। तो उसके काम में ये आते थे अलग अलग प्रकार के बर्तन। फिर भी बहुरंगी जो मृदभांड है वो कम ही पाए गए हैं, और इसमें जो छोटे छोटे कलश जो हैं वो ज़्यादा हमें मिले हैं। जो बहुरंगी जो बर्तन हमें वहाँ पर मिले, मृदभांड मिले हैं उनमें। फिर लाल, काला, हरा और कभी कभार सफ़ेद और पीले रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ भी उनमें बनाई हुई हम लोगों को मिलती है,
ठीक है ना। फिर वहाँ पर देखिए बल्ली स्तंभ की तस्तरियों तक ही सीमित नहीं थी वहाँ की उत्कीर्णन और सजावट। देखिए अलग अलग प्रकार के बर्तन हमें वहाँ पर मिले, लंबे इस प्रकार के सुराही जैसे पात्र हमें देखने को मिले, है ना। इसमें क्या शराब वगैरह परोसने के कुछ काम आते होंगे। शराब मतलब हर सभ्यता का हिस्सा रही है। रिक्रिएशनल पर्पज़ के लिए शराब का इस्तेमाल तो सभ्यता के अंत शुरुआत से शुरू हुआ है, और मेरे हिसाब से तो ये सभ्यता के अंत तक जो है ये तो चलेगा। हालांकि मैं इसका समर्थन नहीं करता कि आप किसी को शराब पीनी चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के हमें मृदभांड, सुंदर सुंदर मृदभांड देखने को मिले हैं। लाल मिले हैं, काले मिले हैं। लाल और काले, उनके ऊपर ज्यामिति रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ, पशुओं की आकृतियाँ उन पर अंकित करी हुई मिली है। फिर आ जाते हैं आभूषणों के बारे में कि आभूषण किस किस प्रकार के हमें मिले हैं। आभूषण भी तो संस्कृति का हिस्सा है। आज आप सोच के देखो तो किस प्रकार के आभूषणों के बारे में आप सोच सकते हो। भाई हार है, आप देखिए ये नथ वगैरह हो गई, ये गले में पहनने का हो गया, कानों में पहनने के आप कर्णफूल वगैरह हो गए, है ना। चूड़ियाँ हाथों में स्त्रियाँ धारण करती हैं, कड़े जो हैं वो पुरुष भी धारण करते हैं, और राजस्थान वगैरह का जो कुछ हिस्सा उनमें कानों में भी कर्णफूल भी पुरुष धारण करते हैं। हालांकि दोनों की जो है वो डिज़ाइन वगैरह अलग अलग होती है ना। बाजूबंद धारण करते हैं, ब्रेसलेट वगैरह आज धारण करते हैं ना। तो ये सब हमारे आभूषणों का ही हिस्सा है। उस काल में भी देखिए अलग अलग प्रकार के आभूषण हमें मिले हैं। तो आभूषण देखिए बहुमूल्य धातुओं के साथ साथ यानी कि चांदी और सोने से बने हुए भी हमें मिले, है ना। आप सोचोगे सिंधु घाटी सभ्यता में सोना कहाँ से आएगा। देखिए लोहा ही नहीं था इस काल तक, सोना तो था। तो सोने चांदी के बने हुए मिले हैं हम लोगों को, हड्डी से बने हुए मिले हैं, और कुछ तो मिट्टी के पके, मिट्टी से बना ही के मनकों के भी बना लेते थे आभूषण। भाई गरीब आदमी है उससे बना लेते हैं। आभूषण का शौक है नहीं है सोने के मन के, तो क्या होगा, मिट्टी के बना लेते हैं, है ना। फिर गले का हार हो गया, फीता हो गया जो सर पे बांध रखा था दाढ़ी वाले पुजारी ने, बाजूबंद हो गया, अंगूठियाँ हो गई। इस प्रकार से अलग अलग आभूषण उस काल में हमें मिले हैं। फिर अगर स्त्रियों का देखा जाए तो ये तो पुरुषों का थे, और अगर स्त्रियों का देखा जाए तो करधनियाँ हो गई। करधनियाँ मतलब जो कमर में बांधती थी वो, कर्णफूल हो गए, पैरों के और हाथों के कड़े हो गए, पैरों की जो पैजनियाँ होती थी वो तो स्त्रियाँ ही पहना करती थी, पायल वगैरह जो होती थी वो। इस प्रकार से अलग अलग हमें वहाँ पर आभूषण देखने को मिल जाते हैं। और मोहनजोदड़ो और लोथल से तो हमें बहुत ढेरों जो है गहने हमें मिलते हैं। सोने में देखिए मूल्यवान उसमें देखा जाए तो सोने के हैं, और तांबे के कड़े और मनके हमें मिले हैं, सोने के कुंडल बने हैं मिले हैं, और झुमके मिले हैं। और झुमका कहाँ गिरा था, बरेली के बाज़ार में, है ना। झुमका गिरा रहे बरेली के बाज़ार में, तो बरेली के बाज़ार में गिरने वाले झुमके हमें मिले हैं। शीर्ष आभूषण भी मिले हैं, लटकने वाले बटने, सेलकड़ी के मनके हैं वो मिले हैं, और बहुमूल्य रत्न भी हमें वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, है ना। और आप कहो कि जो कौड़ियाँ होती थी जिनको सीप कहते हैं, कौड़ियाँ, तो कौड़ियों से बने हुए आभूषण भी मैंने बताया। नर्तकी की मूर्ति है, उसने कौड़ियों से बना हुआ हार जो है वो धारण कर रखा है। इस प्रकार से हरियाणा के फरमाना में एक कब्रिस्तान मिला है, और उस कब्रिस्तान में जो शव मिला है वो गहनों के साथ दफनाया गया था। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे गहनों के साथ दफनाया गया, तो एक तो वो अमीर आदमी होगा। दूसरी बात इससे क्या पता लगती है कि समाज में जो है वो एक स्ट्रेटिफिकेशन हो चुका था, स्त्रीकरण हो चुका था कि कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। दूसरी बात क्या, इनके विश्वास के बारे में हमें पता लगता है कि इनका ये मानना था कि पुनर्जन्म होता है, और ये सब चीज़ें जो हम इनके साथ दफना रहे हैं ये पुनर्जन्म में इनके काम आएगी, है ना। ये उनके विश्वासों के बारे में हमें पता लगाता है। देखिए ये आप देख सकते हैं हमें अलग अलग प्रकार के हमें आभूषण यहाँ पर दिखाए गए हैं। देखिए हैं कौन सा कहाँ पहना जाता होगा, तो आप देखिए समझ ही सकते हैं। ये ब्रेसलेट जैसा कुछ है, ये देखिए हार जैसा कुछ है, ये कमर पे बांध करधनियाँ जो है वो हैं, ये देखिए बाजूबंद टाइप का कुछ चीज़ें हैं, है ना। तो अलग अलग प्रकार के चीज़ें हमें देखने को मिली है। आज के टाइम में जो जो चीज़ें देखने को मिली हैं वहाँ पर भी देखने को मिली है हमें, है ना। जैसे अगर हम बताएं कि महंगे पत्थरों में कौन कौन से थे, तो कार्नेलियन हो गया, सूर्यकांत, स्फटिक, सेलखड़ी, कांचमणि, इस प्रकार से जो है कि महंगे महंगे पत्थर होते हैं। आप एक बार गूगल करके इनका देखिएगा कितने रंग बिरंगे होते हैं, नीले होते हैं एकदम सुंदर सुंदर, जैसे कर्णफूल वगैरह बने तो वो झुमके से लटकते हैं, उनमें ये नीले पत्थर का इस्तेमाल कर लें, कितना सुंदर लगता है। अंगूठियों में इन रत्नों का इस्तेमाल किया जाता है इस प्रकार से, है ना। लाजवर्द, फिरोजा, ये सब जो है ना ये महंगे महंगे पत्थर हैं, है ना। फिर तांबे और कांसे और सोने के बनी हुई जैसे धातुओं से बने हुए हमें आभूषण भी मिले हैं। शंख और सीपियों से बने, शंख और सीपी होते हैं उनसे बने हुए हमें मिले हैं, और पक्की मिट्टी के बने हुए हमें वहाँ पर मनके भी प्राप्त होते हैं, है ना।
और उनमें देखिए मन के कई कई प्रकार के थे। तस्तुरीनुमा कोई मन का था इस प्रकार से बना हुआ है ना, कोई बेलनाकार रूप से बना हुआ है, लंबा सा बना हुआ है इस प्रकार से, कोई गोल बना है, कोई ढोलकाकार इसका प्रकार से बना हुआ है। तो अलग अलग प्रकार के वहाँ पर हमें मन के भी देखने को मिल जाते हैं। और कुछ पत्थर पर सोने का आवरण चढ़ा हुआ वहाँ पर हमें जो है वो मिलते हैं, है ना। कुछ काट कर रंग कर उनको सुंदर बना लिया जाता था। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के ये हमें वहाँ पर मने देखने को ये देखने को मिल जाते हैं। फिर बंदर और गिलहरियों के वहाँ पर हमें नमूने देखने को मिल जाते हैं कि किस प्रकार से बंदर और गिलहरियों के जो है नमूने वहाँ पर एकदम असली दिखाई पड़ते हैं, इस प्रकार से सुंदर सुंदर बनाए गए हैं। फिर तकवा और तकवे जो की चक्रिया भी हमें मिली है, मतलब वहाँ पर सूत काटने के ये काम में आते थे तकवा तकवी, तो वहाँ पर सूत भी काटा जाता था। तो सूत काटना देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हो जाता है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा। फिर ये शॉल वाला हमने देखा कि शॉल ओढ़ी जाती थी, शॉल बनी हुई है, उस मूर्ति ने शॉल ओढ़ रखी है, इसका मतलब शॉल ओढ़ी जाती होगी वहाँ पर, है ना। फिर देखिए यहाँ पर ये बैल की मूर्ति हमें मिली है कि गर्दन इसमें ऊपर कर रखी है ना। ये मूर्तियाँ मिली हैं हमें देखने को वहाँ पर। तो अलग अलग प्रकार की टेराकोटा वगैरह की मूर्तियाँ हमें देखने को मिली है ना। ये देखिए ये क्या है, सोच के बताओ क्या है ये? कोई वो बैडमिंटन खेलने का ये नहीं है, ये है एक तांबे का बना हुआ दर्पण। शीशा हुआ करता था कि शीशे में देख के श्रृंगार अपना किया करते थे। अब आप कहोगे सर ये तो देखिए चमक ही नहीं रहा, तो आज नहीं चमक रहा ना, उस काल में चमकता था ये। इसमें शक्ल देखती थी स्त्रियाँ वगैरह, पुरुष वगैरह अपनी, और श्रृंगार किया करते थे। फिर ये देखिए ये यहाँ पर हमें कांसे की प्रतिमा मिली है एक, ये किसकी है देखिए, भारी भरकम एक वृषभ है ये, और एक बड़ा गुस्से में देखिए देख रहा है इधर मेरी तरफ, ये पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ दिया इसका। और ये देखिए पूंछ इसकी किस प्रकार से ऐसे है, और बड़ा सुडोल है ये, बड़ा जिम जाता होगा मेरे हिसाब से। तो ऐसे गुस्से में मेरे को देख रहा है। सींग इसके देखिए आप कितने भारी भरकम लग रहे हैं, और गुस्से में ये देख रहा है, मुझे ही देख रहा है ये, पता नहीं क्या ही करेगा। रस्से में इसके गले में रस्सा बंधा हुआ है, पालतू होगा, किसी ने तो कुछ बिगाड़ा है इसका भाई, मैं तो हटा देता हूँ, मारा वोट देगा मेरे को। ये देखिए वो पुरुष धड़ की मूर्ति में बता रहा था आपको, पेट देखिए इसका निकला हुआ है, जिम नहीं जाता, इसको जिम ज्वाइन करनी चाहिए। आपका भी निकला है तो आपको भी करनी चाहिए। ये देखिए सॉकेट बने हुए इसके हाथों में, यहाँ पर हाथ फिक्स करने के लिए, और लाल चूना पत्थर की ये वे बनी हुई ये मूर्ति है। यहाँ पर देखिए चित्रित मृदभांड, अलग अलग प्रकार के ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई गई हैं ना इसमें, इस प्रकार से मृदभांड भी हमें देखने को मिली है। ये देखिए मातृ देवी की मूर्ति है ना। चेहरा देखिए इसका उतना सुंदर नहीं बनाया गया है, सर पे कुछ हेडगेयर तरीके का कुछ पहन रखा है, मुकुट तरीके का, और अलग अलग प्रकार के इनने ये धारण कर रखे हैं, है ना। और ये देखिए ये इनने कपड़े पहन रखे, थोड़े लो वेस्ट के कपड़े पहन रखे नीचे इन्होंने, और आप देख सकते हैं उतने सुंदर जो है वो इसकी आंखें वगैरह भी ऐसे चिपका दी गई है जैसे जल्दीबाजी में, है ना। पंखे जैसा कुछ आवरण इनके सर पर बना हुआ है। तो ये है गोल गोल इसकी आंखें बना दी गई है, चोंच जैसी इसकी नाक बना दी गई है, और मुंह ऐसे लगता है कि चीर कर बनाया गया हो। तो उतने सुंदर तो नहीं है, पर ये मातृ देवी की मूर्तियाँ हमें बहुत मिली है, तो इसलिए ये बहुत मिली है ना, इसलिए इसमें मातृ देवी कहा गया है कि ये कोई मातृ देवी है, इसकी पूजा की जाती होगी, है ना। तो ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की ये उत्तरजीविता भी है, कहे ना कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरजीविता, क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी ने ऐसा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरजीविता में आप क्या क्या बताओगे? पहले देखो मातृ देवी की वहाँ पर पूजा होती थी, आज भी होती है, सम्मान आज भी करते हैं मातृ देवी का हम, है ना। फिर पशुपतिनाथ की मुद्रा से आप बता सकते हो, है ना। वो शॉल ओढ़ने का तरीका का आप बता सकते हो कि अमिताभ बच्चन जो हैं वो वैसे शॉल ओढ़ते हैं, है ना। फिर वो आप श्रृंगार से आप देख सकते हो कि श्रृंगार किस प्रकार से हुआ करता था, मूर्ति बनाने के तरीकों से आप देख सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीकों से आप उत्तरजीविता बता सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरजीविता आज भी है, यानी वैसा वैसा काम आगे भी चल रहा है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं, और अगला जो लेक्चर होगा हमारे आर्ट एंड कल्चर का, वो हम देखेंगे मौर्यकालीन कला और संस्कृति के बारे में, वहाँ पर कौन कौन सी स्थापत्य कला है, इन सब के बारे में। तो उसमें देखिए मौर्यकालीन सभ्यता के पहले हम क्या करेंगे, स्थल देख लेते हैं। ये देखिए मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, ये तक्षशिला है, ये लंका कांधार, ये कलसी है, यहाँ पर टोपरा है, टोपरा दिल्ली मेरठ जो है, टोपरा दिल्ली का ये यहाँ पर बुम्बी पाए गए स्तंभ, ये मेरठ है ना। ये देहली है, देहरूप, ये लुम्बिनी है, ये रामपुरवा है, पाटलिपुत्र, सारनाथ, कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची, पनुरारिया, उज्जैन है, गिरनार है, सोपारा है, मस्की है, एर्रागुड़ी है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, धौली है, जोगढ़ है, कलिंग है, ये उड़ीसा में। तो देख लीजिए ये सन्नति, यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया था, ये सन्नति का दे दिया, और इनमें से और 2-4 दे दिया था, पूछ लिया था कि इनमें मौर्यकालीन जो स्थल कौन सा है
है ना। लोग चक्कर में पड़ गए कि पता नहीं सन्नती हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, परंतु देखिए अगर आप NCERT पढ़ते हैं ना तो सीधा दिया हुआ है NCERT में कि सन्नति एरा, तो आप पहचान जाते हैं सन्नति से कि कौन से काल से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैंने आपको वो चित्र पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता वाला दिया है। यूपीएससी में क्वेश्चन बनते हैं वो इसी चित्र को देख के क्वेश्चन बनाएगा बनाने वाला, उनके पास नहीं पढ़ी है वो स्टैंडर्ड बुक नहीं देखते वो, हाँ कि मैं नितिन सिंघानिया वाली देख के फोटो और उसमें से बना दूँ, नहीं, वो ये देखेगा चित्र और इसमें बनाएगा मस्की कहाँ है, तो मस्की और ये किससे संबंधित है, तो मस्की आप बता दोगे कि मस्की जो है कर्नाटक में और ये है मौर्यकालीन सभ्यता का स्थल। इस प्रकार से आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं, है ना। अच्छे से हमने समझ लिया है। अगला जो लेक्चर होगा हमारा होगा वो मौर्यकालीन सभ्यता के बारे में। तो इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से चैनल है अपना टेलीग्राम पे, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हो और आपकी सुविधा के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चैनल की लिंक डाल रखी है। अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अगर आपके जान पहचान में आपका कोई दोस्त, भाई, बंधु, नाती, कोई भी अगर आपकी जान पहचान में कोई पढ़ाई करता हो, यूपीएससी की तैयारी करता हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता हो या कुछ नहीं करता हो, धूल उड़ाता हो, तो आप भी उसको बता देना कि कुछ नहीं सीखने से तो कुछ सीखना बेहतर है, कुछ दो ज्ञान की बातें उससे भी मिल जाएगी, है ना। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।